नेताजी ने उनका जो आदर्श था, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाने का उनका आदर्श था। उनका आजाद हिंद फौज में 60,000 सैनिक था, इसमें एक भी हिंदू नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख नहीं था। तो 60,000 सैनिक कौन था? भारतीय था। तो नेताजी का जो भारतीय कॉन्सेप्ट आज की वर्तमान भारत में हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने से भारत का बंटवारा फिर से हो जाएगा। कई सदी से धरती लगाए बैठी थी आस, कई सदी से धरती लगाए बैठी थी आस, तब जाके पैदा होते हैं हमारे देश में नेताजी सुभाष। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है वेंट लेट इट आउट में। आज के हमारे मुख्य मेहमान हैं द ग्रेट लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंडसन श्री चंद्रा कुमार बोस जी, जो नेताजी के जीवनी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो किताबों में और कहीं भी दर्ज नहीं है। तो आइए चलते हैं श्री चंद्रा कुमार बोस जी के पास। Of course, special episode, very special episode. I have, of course, our publisher, sir, Sharf Khan, and a very, very, very special guest with us. Sir, before I can say, since इतना अच्छा रिलेशन है, प्लीज। एग्जैक्टली सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एक स्लोगन से स्टार्ट करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये बोलते हुए मैं बता नहीं सकता कैसा फीलिंग आ रहा है। और ऑफ कोर्स ये बहुत किस्मत की बात है जो इतने बड़े और इतने वेरी फेमस और बहुत कुछ आज जो भी हम लोग इतना सुकून से बैठ के अपने देश अपने घर के अंदर बात कर रहे हैं, इतने अच्छे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। एंड सबसे बड़ा बात है कि नेताजी हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन मुझे इनसे जलन है कि इनके दिल के और भी करीब है। ये किस्मत की बात है। Definitely. और इसी पे एक सवाल है सर आपसे कि ये कहीं ना कहीं ये बहुत किस्मत की बात है उनके घर में, उनके जनरेशन में, उनके उनके ख़ानदान में जन्म लेना। और ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल भी होता होगा सर आपके लिए कि उनके जो नाम है उनके उस चीज़ को कैरी करना। तो इस पे आप क्या कुछ कहें हम लोग के लिए? जय हिंद। जय हिंद। देखिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, ये बात सही है, ये मेरा दादाजी शरद चंद्र बोस और उनका छोटे भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मगर देखिए, नेताजी का परिवार सिर्फ हम लोग नहीं है। ये नेताजी ने खुद बताया, मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस वो काफ़ी करीब थे उनका चाचा सुभाष के साथ। हम लोग का कलकत्ता में जो वुडबर्न पार्क का जो मकान है, जी जी, जो शरद चंद्र बोस का मकान है, एक कमरा में मेरा पिताजी 6 साल उनका चाचा सुभाष चंद्र बोस के साथ रहते थे। तो उस टाइम नेताजी का कुछ रात को सोने का कोई समस्या था, उनका इंसोम्निया था। तो इसीलिए मेरा पिताजी से बहुत बातचीत करते थे, गांधी जी का बारे में, पंडित नेहरू के बारे में, आज़ादी का लड़ाई का बारे में, कैसे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो उस टाइम नेताजी ने सिर्फ खुद बताया मेरा पिताजी को, देखिए मेरा परिवार भारत की जितना भी लोग है, उस टाइम पॉपुलेशन कम था, जी जी, आज तो 140 करोड़ है। तो नेताजी का परिवार आप लोग सब है, और 140 करोड़ जो आज का जो आबादी है सब नेताजी का परिवार है। तो ये वो उन्होंने खुद बता के गया, मेरा बात नहीं है। तो हाँ, ज़रूर इस परिवार में जब जन्म लिया है, मेरा कुछ कर्तव्य रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एक थ्रेशोल्ड है, एक जो बोलता है लक्ष्मण रेखा, हाँ, हम कभी उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम सोशल वर्क करते हैं, राजनीति भी किया है,
मगर थोड़ा तो दिक्कत ज़रूर होता है, लेकिन उनका जो था आदर्श बेस्ड राजनीति था, जी 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 जी। उनका कोई प्रिंसिपल था, आइडियोलॉजी था, ये शायद आजकल राजनीति में हम लोग नहीं देख रहे, थोड़ा खो गया। तो खो गया है। बट फिर भी भारत आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ेगा, मगर थोड़ा शरद चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस का जो आदर्श था, ये आदर्श को सामने रख के आज को युवा पीढ़ी को भारत को आगे बढ़ाने पड़ेगा। नहीं सर, यही एक बहुत बड़ा वजह है कि हम आपको अपना शो में इनवाइट किए, कि उनका आदर्श को आप लोग कहीं ना कहीं भागते भागते ना अपने अस्तित्व को छोड़ते जा रहे हैं। आगे स्पीड मतलब बहुत कंपटीशन है, आगे बढ़ना है, लेकिन एक पेड़ जब ज़मीन से ऊपर बढ़ता है, अगर अपने जड़ को ही छोड़ दे तो वो तो सर कहीं का नहीं रहेगा। एंड इस बात का बहुत बड़ा एग्जांपल सर खुद है, बिकॉज 16 years sir has 18 years he's worked in Tata Steel. 16 years उन्होंने बोस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलाया है, लिविंग अ वेरी ऑफ कोर्स अ वेरी सॉर्टेड लाइफ। जर्मनी में इनका कंपनी है, बट माय क्वेश्चन इनका वही है कि जो आपका सवाल भी वही था कि व्हाट ड्रू यू बैक टू योर रूट, की बिकॉज यू एक्चुअली हैव एवरीथिंग, you have the lineage, you have the name, and of course you have the look also. You look exactly like Netaji also. I'm amazed by that. But you have everything. But still, अब रास्ते पे उतरे, in the heat, fought against mammoths. Definitely, one loss does not matter. But the message matters. कि you actually came. कि हम लोग सब बोलते हैं ना कि समाज में चेंज चाहिए, चेंज चाहिए, चेंज चाहिए. But sir actually came and actually fought. तो वही मुझे I want to know from you that of course you have his blood in your veins, that would give you the strength, that's an obvious answer, but और क्या मतलब कहाँ से आता है ये? I want to know that. देखिए, चेहरा मिलता है, ये तो जेनेटिक साइंस है, Definitely. मगर चेहरा मिलने से कुछ होता नहीं है। आपको उसी ढंग से काम करना होना चाहिए। मगर हाँ, ये गलत होगा, हम नेताजी व शरद चंद्र बोस, उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसका से कंपटीशन हम नहीं कर सकते हैं, मगर 1.1% भी हम कुछ कर पाए तो आई विल बी हैप्पी। नहीं, ये सर आपका यहाँ आना जो युवा, हाँ युवा पीढ़ी है, उनको एक बात बोले कि कहीं ना कहीं सबका एक वो रहा है। अब वो दौर था, उस समय वो वक्त का वही ज़रूरत था, देश गुलामी से बहुत बदहाली से गुजर रहा था, तो किसी ना किसी को इनिशिएट लेना था। और हम लोग लकी हैं, आपको अब आप ये बात बोले कि हम लोग भी कहीं ना कहीं आपके घर के ही एक सदस्य हैं, क्योंकि नेताजी अगर इस देश को अपना घर नहीं समझते तो वो क्यों लड़ते, हमारे लिए क्यों जान देते, इतना कुछ। अब मैं जब से आपके इंटरव्यू के लिए बात चला तो मैं उनके बारे में और स्टडी करा मैंने, तो जो सेक्रीफाइस जो उस आज से कम 70-80 साल पहले वो देश से छोड़ के भाग जाना, अलग जगह जाके अपना आर्मी को तैयार करना, और मैंने जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता है, जर्मनी गए, वहाँ के लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि हम लोग इंडिया के फेवर में वो लोग लड़े, क्योंकि जर्मन भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो इतना बड़ा दिमाग, ये सिर्फ लड़ना ही बड़ी बात नहीं थी सर, उसके साथ वो क्वालिटी, वो दिमाग, वो लोग जब किसी भी काम में अपना जुनून डालते हैं तभी उस काम को सक्सेस कर लेते हैं। एंड जो ये था, जो मैं सर के इंटरेक्शन में देख रहा था कि शरद चंद्र बोस सर लाइक वो बोल रहे थे कि उस टाइम में he used to earn, he was a lawyer, he used to practice in high court, and उस टाइम में he used to earn 20,000 rupees एक दिन में। एंड मशहूर फ्रीडम फाइटर्स उनके घर के बाहर वेट करते थे कि सर थोड़ा फंडिंग, मतलब उस टाइम में टू रेवोल्यूशन करने के लिए, एंड इनके घर के बाहर वेट करते थे कि आप कुछ बोलिए। एटा एक टू प्लीज बोलो ना हमारे के, ये स्टोरी मेरा कहने के लिए नहीं, इनके कहने के लिए कि एटा। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, नो डाउट सर। तो ICS एग्जामिनेशन जो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था उस टाइम में, वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट। तो ICS जो परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए 2 साल का ज़रूरत था, 2 ईयर कोर्स, मगर नेताजी के पास टाइम नहीं था। उन्होंने
8 महीना में ICS एग्जामिनेशन में 4th स्टैंडर्ड उनमें 4th होके पास हो गया। तो उनको शायद 2 साल मिलता तो शायद वो फर्स्ट होता है, पर 8 महीना में वो 4th हो गया। मगर उन्होंने देखा ये उनका जो लाइफ है बहुत कंफर्टेबल लाइफ उनको बनते, ICS में रह जाते, मगर वो रिज़ाइन कर दिया। उनका पिताजी जानकीनाथ बोस, मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर, वो खुश नहीं था। सब कोई चाहते उनका बेटा अच्छा पढ़ाई करके अच्छा जाएगा, नौकरी मिले, तो नेताजी को मिल गया था, मगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। परिवार से मेरा दादाजी शरत चंद्र बोस, उनका छोटे भाई सुभाष को ये सपोर्ट किया था। जानकीनाथ बोस उतना खुश नहीं था, मगर जानकीनाथ बोस के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए आज। उनका जो चाइल्डहुड था बहुत डिफिकल्ट था। उन्होंने रहते थे कोदालिया ग्राम, जो अभी सुभाष ग्राम बोला जाता है, साउथ 24 परगना में है, कलकत्ता के पास। वो पढ़ाई करते थे एल्बर्ट स्कूल में। एल्बर्ट स्कूल था गड़िया में। Okay. तो सुभाष ग्राम कोदालिया से वो पैदल आते थे That time. 15 किलोमीटर अप एंड डाउन, 30 किलोमीटर वो पैदल आते थे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। क्या कारण था? उनका पिताजी को पास पैसा नहीं था, उनको रिक्शा व गाड़ी में भेजे। बट ये जानकीनाथ बोस बाद में ही बिकेम द गवर्नमेंट लीडर, लॉयर बना, कटक में शिफ्ट हुआ। कटक में उन्होंने टॉप प्रैक्टिस एस्टैब्लिश किया कटक हाई कोर्ट में, और उधर 8 मकान उन्होंने बनाया, जो मकान परिवार के पास नहीं है। एक मकान जो है नेताजी को बर्थ प्लेस म्यूजियम है कटक में, और बाकी जो 7 मकान था वो डोनेट कर दिया, परिवार को नहीं दिया। उनका जो फ्रेंड्स लोग था, जो आसपास का लोग था कटक में, वो दान करके फिर कलकत्ता वापस आए। तो जानकीनाथ बोस मेरा पिताजी को एक बार बताया था, वुडबर्न पार्क हम लोग का मकान आप देखें कलकत्ता साउथ क्लब के पास जो है, तो कुछ लोग आए थे ये भिक्स मांगने के लिए, दे वर बेगिंग। तो मेरा पिताजी, अभी क्या नॉर्मल रिएक्शन है, कोई ऐसा आते हैं कुछ चाहते हैं तो आप बोलते नहीं नहीं जाओ जाओ, अभी नहीं चाहिए, माफ करो। हाँ, तो जानकीनाथ बोस ऊपर बरामदा से देखा, एंड ही कॉल्ड माय फादर, और उसको काफ़ी डांटा। तो बोला देखो, मेरा पिताजी का नाम था अमियोनाथ बोस, उनको अमी बोल के बुलाते थे। बोला अमी, ऐसा कभी फिर मत करना, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट हंगर इज, आई नो व्हाट हंगर इज। क्या बात है। तो ऐसा मत, आपको कुछ देने का नहीं है, ठीक है, अच्छी तरह बात करके आप उनको बोल सकता है, बट ऐसा मत बोलो। तो दिस वाज जानकीनाथ बोस एंड हिज सन वाज सुभाष चंद्र बोस। क्या बात है। तो अभी देखिए, नेताजी तैयार हो गया था राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। आप जानते हैं नेताजी का इन्फ्लुएंस हुआ था स्वामी विवेकानंद के ऊपर। स्वामी विवेकानंद का जो चरित्र गठन करने का जो आदर्श था, नेताजी ने इम्प्लीमेंट किया था उनका आज़ाद हिंद फौज में। देखिए, आज की किसी का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, आज के नेता लोग भाषण अच्छा दे देते, हाँ हाँ हाँ, मगर काम इम्प्लीमेंट उस कभी पे नहीं होता। इम्प्लीमेंट नहीं करते। नेताजी ने, उनका जो आदर्श था, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाने का उनका आदर्श था। एकमात्र नेता आज की तारीख तक जो सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। क्या बात। उनका आज़ाद हिंद फौज में एक भी 60,000 सैनिक था, इसमें एक भी हिंदू नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, क्या बात। ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख नहीं था। तो 60,000 सैनिक कौन था? भारतीय था। क्या बात है। तो नेताजी का जो भारतीय कॉन्सेप्ट, आज की वर्तमान भारत में हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने से भारत का बंटवारा फिर से हो जाएगा। सही बात। 1947 में भारत को बंटवारा हो गया, बंगाल भी डिवाइड हो गया। नेताजी वापस आते तो हम लोग को अखंड भारत की पूर्ण स्वराज हम लोग को मिलते, नहीं मिला। अभी देखिए, ये तो इतिहास हो गया, इसको पलटना मुश्किल है। मगर जो भी भारत आज है,
इसको रक्षा करना है तो एकमात्र रास्ता सुभाष चंद्र बोस की आदर्श, सब धर्म को एक कीजिए। हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, हम भारतीय है। तो यही कॉन्सेप्ट को आज की जो युवा पीढ़ी है इनको समझने पड़ेगा। सही बात है। हम हिंदू ना सिख ना मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान हैं। करेक्ट, अगर हम साथ रहे तो हम हिंदुस्तान हैं। एकदम। आप जो बोले ना, ये उनके जो पिताजी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, उनका सोच कहीं ना कहीं नेताजी में था। उनके पास वो फैसिलिटी नहीं मिला, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो वो अपने बेटे में वो चीज़ दिए। वो एक तो आप लोग का बंगला में ही कहावत है ना कि दादू चेष्टा कर ले কি পোতার জন্ম মানে চেঞ্জ हो जाए। আমি ঠিক করে बोलते पारबो ना, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं कि अगर दादा का कोशिश करने से पोता का ज़िंदगी संवर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दादू ही हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम लोग को जो ये लाइफ, ये सुकून, ये इतना फैसिलिटी मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। हम दिल से आपके और आपके फैमिली को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग इस देश में आप जैसे पूर्वजों के छत्र छाया में हम लोग जन्म लिए और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो कोशिश है कि हमारा ये देश किसी न किसी दिन तो ये वक्त आएगा, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान रहेगा। Absolutely. On that note, सॉरी, हम आपका जो प्रश्न था वो हम थोड़ा नेताजी और जानकीनाथ बोस पे चले गए। Yes. तो शरद चंद्र बोस के बारे में जो आप पूछे थे, देखिए शरद बोस कलकत्ता हाई कोर्ट में टॉप लॉयर थे। Yes. मगर फ्रंट में लॉयर थे, पीछे ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। उनका ही यूज टू हेल्प हिम। जो उस टाइम में जो चार्ल्स टेगार्ट जो पुलिस कमिश्नर था कलकत्ता का, तो चार्ल्स टेगार्ट उनका जो कॉन्फिडेंशियल डायरी है उसमें उन्होंने लिखा था, शरद चंद्र बोस इज लाइक अ स्नेक ऑन द ग्रास। वो सांप था, माने आजादी का लड़ाई में वो सांप था, उनके लिए सांप थे। हाँ, उनके लिए सांप था। तो अभी उन्होंने जो बताया, शरद चंद्र बोस कलकत्ता हाई कोर्ट से उनका वुडबर्न पार्क मकान में वापस आते थे 4 साढ़े 4 बजे। 4 बजे आप जानते हैं हाई कोर्ट बंद हो जाते, तो 4:30 पौने 5 बजे वुडबर्न पार्क मकान में पहुंच जाते थे। उस टाइम जो क्रांतिकारी लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, इसमें सूर्य सेन भी शामिल थे, जिसको मास्टर दा बोला जाता है। हाँ, चिटागोंग आर्मरी रेड का जो है उनका वो भी थे। काफ़ी लोग थे जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते आज। सही बात। तो शरद बोस आते थे, उनका जितना भी अर्निंग्स था उस टाइम में 15, 20, 25 हज़ार तक उन्होंने अर्न करते थे एक दिन में। मगर एक दिन का उनका एक दिन का था। मगर ये जो पैसा का लालच उनका नहीं होए तो जाते थे उट्रम घाट पे, जो गंगा गैंजेस के, और उसमें जो गिनीज मिलते थे वो गिनीज वो गंगा में फेंक देते थे। इनका माने क्या है, ये गिनीज शुड नॉट कंट्रोल मी, पैसा हमको नहीं कंट्रोल करे, तो फेंक देते थे। तो ऐसा आदमी थे। तो जब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ते थे, मास्टर दा और क्रांतिकारी लोग जो बैठते थे, ये शरद बाबू हम लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए, कुछ आप दीजिए, हेल्प कीजिए। तो अभी देखिए, आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, आपको पॉकेट में 20,000 रुपया है, तो आप शायद 1,000-2,000 रुपया आप दे देंगे उनको। पर शरद बोस तो ऐसा नहीं करते थे। वो पूरा 20,000 जो पूरा दिन का जो अर्निंग था वो रेवोल्यूशनरी को हाथ में दे देते। और ऊपर जाके मेरा जो ग्रैंड मदर विभावती बोस को बोलते थे कि आज के आमी किचू आय करते पारिनी, हम आज कुछ कमाया नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। तो दिस वाज द मैन शरद चंद्र बोस। सो क्वेश्चन फॉलोइंग दिस, इसको फॉलो करते हुए कि पेट्रियटिज्म का बहुत फॉर्म होता है। नेताजी वाज इन फ्रंट, बड़े भैया पीछे थे। तो पापा का सोच उनके अंदर यस था। तो मेरा सवाल यही है कि मॉडर्न डे 2025 में what do you feel patriotism is like? How can a person be a patriot? What do you feel? I often get confused कि of course we don't have the opportunity, neither the time to go out there, give our lives, but
what does modern day patriotism look like? आज का जो परिस्थिति है, कमिटमेंट का थोड़ा स्लैक हो रहा है। देखिए, कुछ भी कमिटमेंट, आपको लॉयर बनना है, लॉ प्रैक्टिस करना है, तो आपको फुल कमिटमेंट रहना चाहिए। आपको देश की काम करना है तो राजनीति करना है, सोशल वर्क करना है, पूरा कमिटमेंट रहना सही बात। है। कमिटमेंट पूरा नहीं रहता है, सही बात। फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो है, सब में हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हम ढूंढते रहते हैं, तो बहुत उसमें क्या होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हाँ 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 हाँ। और आज का ये देखिए, राजनीति में अच्छा लोग भी है, ऐसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल देश तो आगे बढ़ रहे, हाँ, जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था शायद नहीं कहीं हुआ ना है, कहीं- मगर हम लोग आगे जरूर बढ़ रहे। कुछ लोग अच्छा लोग है, कमिटेड लोग है, मगर ओवरऑल मेजॉरिटी जो है उसमें थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। सही बात। मेजॉरिटी कमिटमेंट हो जाएगा तो हम लोग को देश तो आगे बढ़ेगा जरूर। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आर्मी, वो चाहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा चीज है इक्वालिटी फॉर ऑल, सबका एक मौका मिलना चाहिए, सही बात है, इक्वालिटी फॉर ऑल। और महिलाओं को सही जगह मिलना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगेन द ओनली लीडर जो 1940s में महिलाओं को इक्वल स्टेटस दिया आज़ाद हिंद फौज में। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट गठन करके, आप जानते हैं जो लक्ष्मी साइगल, जी, शी वॉज द कमांडर ऑफ रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, इक्वल स्टेटस दिया था भारत की आज़ादी का लड़ाई में शामिल होने के लिए। अभी हम लोग 70 साल बाद हाँ, वी हैव गॉट कमीशन्ड ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, विमेन कमीशन्ड ऑफिसर्स। 70 साल लग 70 गया, साल बाद। अब हुआ है। मतलब अभी हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सोच से हम लोग 70-80 साल अभी पीछे हैं। चल क्या Definitely, Legendary definitely. सोच। So to answer, I would say कि अभी अगर हमें पेट्रियट बनना है तो ऑफ कोर्स बिना कुछ स्वार्थ रख के, कमिट रह के, कमिट अपने प्रोफेशन के प्रति आपको कमिट रहना दैट एंड इतना आसान है, लेकिन इतना मुश्किल है। कल वही बता रहे ना कि पूरे दिन की कमाई ले जाके किसी और को दे के और अपनी पत्नी से आके झूठ बोलना कि आज हम कुछ कमा नहीं पाए, कल कोशिश करेंगे। सर सलाम है सर, दिल से सलाम है सर। ये देखिए, और ये जेन्युइन बन रहा है। आजकल जेन्युइन लोग मिलना बड़ी मुश्किल है। आज राजनीति में देखिए, हम भी राजनीति किया है, राजनीति में आपको बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहिए, एक्टिंग करना चाहिए। अब एक्टिंग नहीं कर पाओगे तो आप राजनीति में फेल है। फेल है वर्तमान राजनीति, एकदम, नॉट द अर्लियर राजनीति। एग्जैक्टली। सी, उस टाइम में भी एक्टर्स था, ऐसा नहीं है जो आज़ादी के पहले हम लोग का एक्टिंग नहीं था, एक्टर था, मगर मेजॉरिटी जेन्युइन था। तो वो अभी रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया। तो फिर देखिए, एक साइकिल होता है, फिर साइकिल घूम जाएगा, फिर कमिटमेंट फिर आएगा, आएगा। अच्छा लोग आएगा राजनीति में। देखिए, सोशल वर्क और राजनीति में ये लास्ट प्रेफरेंस होता है सबके लिए। क्यों होता है पता नहीं, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। देश के लिए कमिटमेंट। सही बात है सर। तो ये देखिए, कुछ हुआ नहीं, बिजनेस नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ, तो चलो राजनीति करते हैं, तो तब तो कैसे होगा। कमिटमेंट पे जैसे आप बोले ना, तो मेरे फादर एक बात बोलते हैं, मैं बोलता हूँ बहुत कंपटीशन चल रहा है, बहुत। बोले कहाँ है कंपटीशन, दिखाओ। हम बोले क्यों? बोला तुम अच्छा आदमी बन के दिखाओ, देखो कितना कंपटीशन है। अच्छाई वाला रास्ते पे निकलोगे तो तुमको 5 किलोमीटर में एक आदमी मिलेगा, यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है, जाओ। तो बात सही बोले कि कमिटमेंट, आपको कमिट होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। एकदम एकदम एकदम। मेरे एंड से आखिरी सवाल सर के लिए एक होगा कि डिफरेंस बिटवीन विनिंग इलेक्शंस एंड गवर्निंग, रनिंग अ स्टेट और अ कंट्री, बिकॉज अभी अनफॉर्चुनेटली वी सी ऑल, बी इट सेंटर, बी इट स्टेट, एवरीबडी इज ऑलवेज, सबको हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। और एक स्टेट और एक संस्था चलाना और इलेक्शन लड़ना दो कंप्लीटली अलग चीज़ होता है। डेफिनेटली बैलेंस कैसे आएगा, कभी भी कैसे आ सकता है? देखिए, पहला चीज़ जो है, राजनीति में आपको चुनाव जीतना ही है, जैसे भी है।
जैसे भी हो आपको चुनाव जीतना है। अब चुनाव हार जाओगे तो फिर आपको राजनीति कुछ नहीं होने का है। दिस इज वन, यही नहीं होना चाहिए। हाँ, सपोज चुनाव नहीं जीते तो उसको दूसरा अच्छा कहीं पोजीशन देना चाहिए, काम देना चाहिए, एकदम। रिजेक्ट नहीं कर देना हाँ, चाहिए। उनका एक इमेज भी तो है, उनकी इमेज के बेस पे उनको समाज में एक जगह मिलना या चाहिए। फिर हमारे ऑपोजिशन का भी एक वैल्यू होना चाहिए। एकदम, हाँ, एकदम। अरे वो हारने वाला भी तो, आप अगर 1 लाख वोट से जीते हो तो हारने वाला भी तो 70-80 हजार वोट कुछ लोगों का मत लेके वहां पे खड़ा है। करेक्ट। लेकिन ऑपोजिशन का सही बात है, वैल्यू गिर गया है। एकदम। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, और जो समस्या जो दिखाई दे रहा है चुनाव के टाइम, आप खाली ऑपोजिशन को आक्रमण करते रहते हैं। ऑपोजिशन खराब है, हाँ। ऑपोजिशन करप्ट है, कुछ काम करते नहीं। मगर आप क्या करेंगे, आपका स्ट्रेटेजी क्या है, आप देश के लिए क्या करने वाला है, स्टेट के लिए क्या करने वाला है, ये नहीं सामने आता है। नहीं, तो बंगाल में चुनाव के टाइम हमने भी सजेस्ट किया था, बंगाल का स्ट्रेटेजी क्या है। आपका जो भी पार्टी है, आपका स्ट्रेटेजी क्या है। आपका विपक्ष में जो है वो तो खराब है ही। हाँ। वो तो विपक्ष में वो लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहे हैं, ये तो देश की जनता जानते हैं। हमारा concern नहीं। आपको बोलेगा नहीं आप क्या करने वाला है, ये कोई पार्टी आज तक नहीं दे पा रहे। इनकन्वीनियंट ट्रूथ जिसको एकदम। और गवर्नेंस का बारे में आप जो बोल रहे हैं, गवर्नेंस करेगा कैसे। चुनाव जीतने का बाद फिर 5 साल के सोच रहे ये। यस, चुनाव जीतने का बाद फ्रॉम नेक्स्ट डे नेक्स्ट चुनाव का प्रिपरेशन चालू हो जाता है। तो एक अलग टीम होना चाहिए। चुनाव जो करना है अलग टीम, और गवर्नेंस में जो है वो चुनाव का बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। राइट। सी टुडे सब पॉलिटिकल पार्टी का सर्वाइवल इज चुनाव। आप चुनाव हार जाओगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। चुनाव आपको जीतना ही पड़ेगा। इसीलिए जीतने के लिए आप किसी भी हद से, कोई भी कदम से आप गुजर जा रहे हो। एकदम सही बात। तो अभी देखिए बैलेट बॉक्स लेके क्या हो रहा है। हाँ। ये नहीं हो रहा है, गॉड नोज क्या रहा है, रिगिंग हो रहा है। और रिगिंग सब कोई करता है, ये बात सही है। हमको एक देखिए, अगर नाम नहीं हम करना चाहते हैं, हम सोचा कुछ गड़बड़ था मेरा चुनाव में, तो हम कमिश्नर के पास गया था, इलेक्शन कमिश्नर के पास। तो हम बोला देखिए साहब, आप थोड़ा इसको फिर से थोड़ा देखिए, कुछ गड़बड़ हो रहे। तो हमको वो क्लियर बताया कि चंद्र जी आप ये काम में आप थोड़ा हाँ। हमने नहीं हम 2 चुनाव लड़ चुका है। बोला नहीं 2 क्या, लोग तो 15-20 लड़ते हैं। हमको वो सही बताया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दी अर्लियर जो इधर इलेक्शन कमीशन में थे। वो बोला चंद्र जी आप रिगिंग नहीं करने से आप चुनाव कभी जीत नहीं पाओगे। डेफिनेटली, बहुत एकदम सही बात होगा। डेफिनेटली। सो एंडिंग नोट, मैं प्रश्न आपसे शायद थोड़ा तीखा लगे, बट कैसे चेंज लाएं? अगर एक नॉर्मल, अगर इफ आई वांट टू ब्रिंग अबाउट चेंज, चुनाव जीतना मुश्किल है। यू हैव सेड इन अर्ली इंटरव्यू कि देश में 1600 पॉलिटिकल पार्टी है, अपना पार्टी खोल नहीं सकते, चुनाव जीतना मुश्किल है। प्रश्न आपसे शायद नहीं है, बट इन जनरल प्रश्न है कि चेंज सब लाए कैसे, कि अगर आएगा कैसे कि अगर पार्टी अपना नहीं खड़ा कर सक रहे हैं, इलेक्शन में जीतना मुश्किल है, एंड चेंज आए कैसे और इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहे कैसे। बिकॉज जो आप कहे कि यू स्टिल पॉजिटिव, आप स्टिल इतना कुछ गिव अप करके यू स्टिल ट्राइड, कीप गोइंग ऑन ट्राइंग, बट हाउ डू वी स्टे एज यंग पीपल ऑफ आवर कंट्री, हाउ डू वी एक्सपेक्ट चेंज? देखिए चुनाव में मसल पावर, मनी पावर, ये दो चीज कंपलसरी है। ये 2 को हटा देना चाहिए। यू कैन नॉट स्पेंड एनी मनी फॉर इलेक्शन। ये इलेक्शन कमीशन शुड इम्प्लीमेंट। आप चुनाव लड़िए, आप डिबेट कीजिए कि पैसा खर्चा नहीं करना है, और मसल पावर गुंडागिरी नहीं करना है, गुंडागर्दी नहीं करना है। दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेप। अदरवाइज आज जो डेमोक्रेसी हम लोग बोलते हैं, डेमोक्रेसी है ही नहीं भारत में। डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इन इंडिया। ये एकदम क्लियर बात है। एग्जैक्टली है, सही बात। आप चुनाव देखिए, जो जीत के आते हैं उसको आप पसंद नहीं करते। हाँ, जो सरकार जो जीतते हैं आपने ही वोट दिया है, और जिनको उसको आप पसंद नहीं करते। अब बोलते ये कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, रास्ता खराब है, पानी नहीं है, सड़क खराब है, तो सभी खराब, तो क्या आप क्यों इनको इलेक्ट किया? अभी प्रॉब्लम इज
अच्छा लोग भी चुनाव में आना चाहिए, ये भी एक है। देखिए आपको 5 गुंडा आपको सामने दिख रहे हैं, तो आपको एक को आपको वोट देने पड़ेगा। Yes. तो गुंडा ही है ना। Yes. तो आप सही लोग जब तक नहीं आए, बट सही लोग आएगा कैसे? आप ये मसल पावर गुंडागर्दी बंद नहीं होगा तो सही लोग नहीं कोई आएंगे। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक चोर है, एक डकैत है, अब चुनिए किसको चुनना हाँ, है। यही बात है। आपके पास तो कुछ थोड़ा option नहीं। थोड़ा ये 19-20 का फर्क होता है। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए एक अभी हम नहीं बोलना चाहते रेवोल्यूशन, बिकॉज वो एक लेफ्ट आइडियोलॉजी हो जाता है। अभी लेफ्ट तो काफ़ी पीछे हट गया। रेवोल्यूशन माइंड में होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे जो सड़क पे उठ के आप ब्लड बात हो, ये सब नहीं हम बोल रहे। हम बोल रहे देखिए जो युवा पीढ़ी है उसको थोड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए। सही बात है। और सफिशिएंटली एंग्री होना पड़ेगा दिमाग में। नहीं, ये इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो प्लीज़ आप मतलब पार्टी को या झंडे को देख के वोट मत दीजिए। आपको वोट देना है तो सही आदमी का चुनाव करके वोट देना है, मैनिफेस्टो देखिए कि वो रियल लाइफ में वो आदमी कैसा है जो आपसे वोट मांग रहा है और आपके वो किस काम आ सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए सामाजिक स्तर पे भी तो वो कहीं ना कहीं एक छवि है, कोई भी हो। rotten elements can never bring about change in the country. राजनीति में जो rotten elements है, हम काफ़ी बार ये ट्वीट भी किया, एक्स में दिया हैंडल में, ये rotten elements को आप दिखाते हैं और आप मांगते हैं जो ये चेंज लाएगा, नहीं ला सकता है। एब्सोल्युटली। गलत लोग राजनीति में पॉजिटिव चेंज कभी नहीं ला सकता नहीं है। ला सकता क्योंकि जानता है कि जिस दिन वो अच्छा चेंज लाएगा सबसे पहले उसी के नाम से केस आएगा। एकदम। सही बात। हाँ, और एक चीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो पूरा सही ढंग से ऑटोनोमस होना चाहिए। एक स्टेट के पास, एक सेंटर के पास ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ऑपोजिशन के लिए, तो ये गलत है। इंग्लैंड में जो सिस्टम है, स्कॉटलैंड यार्ड व जो है, वो लोग इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है। हाँ, हाँ। एकदम पूरा इंडिपेंडेंस नहीं है मगर थोड़ा सा है। आज all investigative agencies instrument to go after opposition parties and ये तो गलत है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। सही बात। और वो पार्टी चेंज कर देता तो उसका पूरा वो सफा हो जाता। washing तो machine। ये तो मजाक, पूरा मजाक बन गया है। Staying coming back to my question, only thing कि how to stay positive, how do you stay positive इस टाइम पे? देखिए कैसे पॉजिटिव तो हम लोग को रहना ही पड़ेगा, जिंदा रहने पड़ेगा तो पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। क्या बात। मगर एक चीज जो है, इंडिया जो मोमेंटम में आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई राजनीतिक नेता के लिए नहीं, कोई सरकार के लिए नहीं, देश की जनता के लिए है। आज जो टैलेंट है भारत में, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग के लिए देश आगे बढ़ रहे हैं, कोई सरकार के लिए नहीं बढ़ रहे। सरकार इज अ फैसिलिटेटर, मगर वो फैसिलिटेट नहीं करके वो माने हर्डल बन जाता है, ये नहीं होना चाहिए। सही बात। आप कुछ मत कीजिए, देश आगे बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा। आप कुछ कीजिए तो देश पीछे हटते जाएगा। दिस इज द ट्रेंड ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, बोथ इन द स्टेट एंड सेंटर। आई एम सॉरी टू से, पर ऐसा जैसा है, हम जो दिख रहे हैं ऐसे ही है। तो देश को आप छोड़ दीजिए, देश आगे बढ़ते जाएगा, देश की जनता देश को आगे लेके चले जाएगी, लेके आ जाएगी। वो अपनी जरूरत को आपको कहीं ना कहीं सबके अंदर, सबके दिल में देश बसता है, सबको ये देशभक्त है। So on that note, sir, let us बहुत अच्छा लगा ये तो सर। हम लोग मतलब अपॉर्चुनिटी है कि सर आए हैं, बात करते जाएंगे तो करते ही चले जाएंगे, बट वक्त थोड़ा सा इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर ऑडियंस एंड सर, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।